नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है वक्त का न्याय। दोपहर की तपती धूप थी। सड़क पर गर्मी की लपटें ऐसे उठ रही थीं मानो किसी ने अंगारों की चादर बिछा दी हो। उसी सड़क पर धूल भरी पगडंडी के किनारे एक 80 वर्षीय बूढ़ी औरत लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी पुरानी फटी हुई धोती जगह जगह से धुंधली हो चुकी थी। नंगे पैरों में छाले और धूल जमी थी, जैसे धरती ने भी उसके दर्द को अपने में समेट लिया हो। चेहरे पर गहरी झुर्रियां समय की क्रूरता की गवाही दे रही थीं। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, मानो हर बूंद उसके जीवन के संघर्ष की कहानी कह रही हो। वह हर कदम को घसीटते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी। उसके होंठ सूख कर प्याज की परतों की तरह फट चुके थे। आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था, पर उनमें माँ की वही करुणा थी जो भूखे रहकर भी अपने बच्चे को खिलाने में सुकून पाती है। वह राहगीरों से बड़बड़ाते हुए कुछ पूछ रही थी। बिटिया, जरा पानी मिल जाता, गला सूख गया है। उसकी आवाज कमजोर थी, जैसे हवा में घुल रही हो। लोग उसे दया की नजरों से देखते, कुछ सिक्के फेंक देते, लेकिन किसी ने भी उसके सूखे होठों पर पानी की एक बूंद तक नहीं डाली। भीड़ के बीच वह रहम की भीख मांगती रही, पर उसकी पुकार खोखले शोर में गुम हो गई। तभी सड़क के बीचों बीच अचानक शोर मच गया। जिला अधिकारी यानी डीएम साहब का काफिला वहां से गुजर रहा था। चमचमाती गाड़ियां, शायरन की तेज आवाज और पुलिस सुरक्षा कर्मियों का तामझाम। सड़क पर हड़कंप मच गया। लोग किनारे हटने लगे, लेकिन उस बूढ़ी औरत के लड़खड़ाते कदम अनजाने में गाड़ी के ठीक सामने आ गए। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। गाड़ी चीखती हुई रुकी और बूढ़ी औरत हड़बड़ाकर सड़क पर गिर पड़ी। भीड़ जमा हो गई। लोग उत्सुकता और सहानुभूति के मिश्रित भाव से उस ओर देखने लगे। डीएम साहब, जिनका नाम शहर में अपनी कर्तव्य निष्ठा और मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में मिले सम्मान के लिए जाना जाता था, जल्दी से कार से उतरे। उन्होंने औपचारिक चिंता जताते हुए बूढ़ी औरत के पास पहुंचकर पूछा, माताजी, आपको चोट तो नहीं लगी? उनकी आवाज में एक दिखावटी गंभीरता थी, जैसे वह इस छोटे से हादसे को जल्दी निपटाना चाहते हों। लेकिन तभी जैसे ही उनकी नजर औरत के चेहरे पर पड़ी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में भय और अविश्वास का भाव उभर आया, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वह कांपते हुए पीछे हटे। अरे माँ, आप इस हालत में? आप तो। उनकी आवाज टूट रही थी, जैसे कोई पुराना दर्द अचानक जाग उठा हो। भीड़ सन्न रह गई। पास खड़ी कुछ वृद्ध औरतों ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे ये तो डीएम साहब की माँ लग रही हैं। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे, कुछ हैरान, कुछ गुस्से में। तभी एक मीडिया कर्मी, जो शायद इस काफिले को कवर करने आया था, ने माइक आगे बढ़ाया और कैमरा डीएम साहब की ओर कर दिया। उसने तेज आवाज में सवाल दागा, साहब, ये आपकी माँ है। आप तो मुख्यमंत्री द्वारा अच्छे कामों के लिए सम्मानित किए जा रहे हैं। एक बेटा जो अपनी माँ को इस हाल में छोड़ देता है, तो वह जिले के लोगों की देखभाल कैसे करेगा? यह सवाल तीर की तरह डीएम साहब के सीने में जा धंसा। भीड़ में गुस्सा और तिरस्कार का भाव उमड़ पड़ा। लोग उन्हें घेरने लगे। हर चेहरा उनसे यही सवाल पूछ रहा था, क्या यही है आपका असली चेहरा? डीएम साहब पसीने पसीने हो गए। उनकी नजरें जमीन की ओर झुक गईं, जैसे वह उस सच से भागना चाहते हों जो अब सबके सामने था। उधर जमीन पर गिरी बूढ़ी माँ कांपते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाई, बेटा, आज भी पानी नहीं पिलाओगे? उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि शायद केवल पास खड़े लोग ही उसे सुन पाए। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े और सूखे होंठ और भी फट गए।
यह दृश्य वहां खड़े हर इंसान की आत्मा को झकझोर गया। कुछ लोगों की आंखें भी भर आईं। एक महिला ने तुरंत अपनी बोतल से पानी निकाला और बूढ़ी माँ के होठों तक ले गई। उसने धीरे धीरे पानी पिया और उसकी आंखों में एक क्षण के लिए सुकून झलका, पर दर्द अभी भी वैसा ही था। यह घटना शहर में चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर डीएम साहब की तस्वीरें और उस बूढ़ी माँ की हालत वायरल हो गई। लोग सवाल उठाने लगे कि अगर एक बेटा अपनी माँ की ऐसी दुर्दशा होने दे सकता है तो वह समाज की सेवा कैसे करेगा। डीएम साहब ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें लोगों को खोखली लगी। उधर उस बूढ़ी माँ को तुरंत ही एक स्थानीय अस्पताल में जगह मिली। वहां उसकी देखभाल होने लगी, पर उसकी आंखें अब भी अपने बेटे को ढूंढती थीं। वह हर दिन उस पल को याद करती जब उसने अपने बेटे को आखिरी बार देखा था। उसके होठों पर वही सवाल था, बेटा पानी पिलाओगे? आइए जानते हैं ये दुखियारी माँ कौन है और डीएम साहब अपनी माँ को ऐसे देखकर घबरा क्यों गए, और क्या बूढ़ी अम्मा को न्याय मिलेगा? क्या डीएम साहब ने वाकई में अपनी 80 वर्षीय बीमार वृद्ध माँ के साथ अन्याय किया, या कोई और बात है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहू छोड़ दो बहू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। 70 वर्षीय रामेश्वरी जी अपनी बहू रजनी से बोल रही थीं। उनकी बहू उनके मुंह में जबरदस्ती पूड़ियां ठूसे जा रही थी। वह दर्द से चिल्ला रही थीं, लेकिन वह उनकी एक ना सुन रही थी। दर्द से कराते रामेश्वरी जी बार बार अपनी गलती की माफी मांग रही थीं, लेकिन आज उनकी बहू रजनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसा भी क्या कर दिया था रामेश्वरी जी ने जो उनकी बहू उनके साथ ऐसा सलूक कर रही थी। आज सूरज की पहली किरणें अभी अभी घर के पुरानी दरारों वाली दीवारों से झांक रही थीं, जब 70 वर्षीय रामेश्वरी देवी की आंखें धीरे धीरे खुली। उनका कमरा छोटा सा था। एक पुरानी चारपाई, दीवार पर टंगी फीकी पड़ी तस्वीरें, उनके दिवंगत पति और युवा बेटों की, और एक छोटी अलमारी जिसमें उनके कुछ पुराने कपड़े और दवाइयां रखी थीं। हवा में एक मीठी मसालेदार खुशबू फैली हुई थी जो रसोई से आ रही थी। यह खुशबू रामेश्वरी जी के लिए किसी स्वर्ग के अमृत जैसी थी। सालों से वे घर की बहुओं के ताने और अपमान सहती आ रही थीं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां जैसे अच्छे खाने की महक उन्हें जीने की वजह देती थी। वे बिस्तर पर उठ बैठी। उनकी कमर में हल्का दर्द हुआ, लेकिन मन में एक उम्मीद जागी, आज शायद बहू कुछ अच्छा बनाएगी और मुझे भी थोड़ा सा मिल जाएगा। ऐसा सोचकर होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। पैरों में पुरानी चप्पलें पहनकर धीरे धीरे चलती हुई वे रसोई की ओर बढ़े। हर कदम के साथ खुशबू और तेज होती जा रही थी और उनका दिल उत्साह से धड़क रहा था। रसोई में पहुंचते ही दृश्य देखकर रामेश्वरी जी की आंखें फैल गईं। वहां उनकी बड़ी बहू रजनी व्यस्त थी। उसके हाथों में आटा गूथा हुआ था। चूल्हे पर तेल की बड़ी कढ़ाई चढ़ी हुई थी, जिसमें खस्ता कचौड़ियां तल रही थी, सुनहरी और कुरकुरी। मेज पर रसगुल्ले चाशनी में डूबे हुए रखे थे। उनकी मिठास हवा में घुल रही थी। खीर के लिए बड़े भगोने में दूध उबल रहा था, जिसमें इलायची और केसर की खुशबू मिली हुई थी। पनीर की सब्जी बन रही थी। टमाटर, प्याज और मसालों का मिश्रण जो इतना लजीज लग रहा था कि रामेश्वरी जी के मुंह में पानी आ गया। पनीर के पकौड़े भी तैयार हो रहे थे और कुछ अन्य व्यंजन जैसे पूरी और आलू की सब्जी भी लाइन में थी। आज उनका पोता राजू पूरा 10 साल का हो रहा था। जन्मदिन की पार्टी की तैयारी थी। घर में बलून लटकाए जा रहे थे। केक ऑर्डर किया गया था और रजनी फोन पर सहेलियों को बुला रही थी। रामेश्वरी जी की भूख अब और नहीं रुक रही थी। उन्होंने धीमी कांपती आवाज में कहा,
रजनी बेटा, आज तो घर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बन रही हैं, लगता है कुछ स्पेशल है। जरा मुझे भी थोड़ा सा चखा दो ना, बस एक छोटा सा टुकड़ा। रजनी जो अभी अभी एक कचौड़ी को तेल से निकाल रही थी, सास की आवाज सुनते ही पलटी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। बहुएं तनी हुई, आंखें लाल और होंठ सिकुड़े हुए। वह चिल्लाकर बोली, अरे बुढ़िया, क्या हर वक्त रसोई में घुसी रहती हो? दूर हटो यहाँ से, पता नहीं कितना खाती हो तुम, जैसे कोई भूखी आत्मा हो। जब देखो ललचाई नजरों से टकटकी लगाए खड़ी रहती हो। कितना भी खिला दो तुम्हारा पेट तो भरता ही नहीं। हर समय मांगने चली आती हो, भिखारिन कहीं की। जाओ अपनी जगह पर जाओ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि घर के अन्य कमरों में भी गूंज गई। रामेश्वरी जी का दिल बैठ गया, वे पीछे हट गईं। लेकिन रजनी ने एक पुराना टूटा फूटा कप उठाया, उसमें ठंडी चाय डाली जो रात की बची हुई थी, और दो सूखी बासी ब्रेड के टुकड़े फेंक दिए। लो ये लो, खा लो महारानी, और अब चुपचाप कमरे में जाकर आराम फरमाओ। घर का सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन सब तुम्हें ही करना है। मत सोचना कि आज जन्मदिन है तो छुट्टी मिल जाएगी। रामेश्वरी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर झुकाकर कप और ब्रेड उठा ली और चुपचाप अपने कमरे में लौट आईं। चारपाई पर बैठकर उन्होंने वह सूखा नाश्ता निकला। ब्रेड इतनी सख्त कि दांतों में दर्द हो रहा था, और चाय ठंडी और बेस्वाद। लेकिन भूख इतनी तेज थी कि वे सब सह गईं। मन में कल रात की यादें ताजा हो गईं। कल रात उनकी छोटी बहू कामिनी ने रसोई संभाली थी। खाने में सिर्फ एक पतली रोटी और पानी जैसी दाल ही दी थी। दाल में नमक भी कम था और सब्जी का नामो निशान नहीं। जब रामेश्वरी जी ने धीरे से कहा, बेटा एक और रोटी दे दो, भूख नहीं मिटी, तो कामनी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, और रोटियां कहाँ है, खत्म हो गईं। वैसे भी बुढ़ापे में ज्यादा मत खाओ, बीमार पड़ गई तो डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा? हमारे पास समय कहाँ है। और हाँ, खाना खाकर रसोई के बर्तन मांजना मत भूलना। अगर सो गई तो कल सुबह देख लूंगी। कामनी की आंखों में वह ठंडी नफरत थी जो रामेश्वरी जी को हर रात चुभती थी। बेटा बाहर काम पर था और बहुएं घर की मालकिन बन चुकी थी। रामेश्वरी जी ने जैसे तैसे रात गुजारी थी, और अब सुबह भी वही कहानी। वे सोच रही थी कि कब तक यह अपमान सहेंगी, लेकिन कहाँ चाहती। ये घर उनका अपना था, जहाँ उन्होंने जीवन बिताया था। अभी चाय का आखिरी घूंट गले से उतरा ही था कि बाहर से रजनी की चीख सुनाई दी, अरे बुढ़िया, अभी तक चाय खत्म नहीं हुई। घर का झाड़ू पोछा क्या दोपहर में करोगी? जल्दी निकलो। रामेश्वरी जी का दिल धड़क उठा। वे जल्दी से उठी, कमरे से बाहर आए और झाड़ू उठा ले। घर बड़ा था, मुख्य हॉल में कालीन बिछी थी, कमरों में धूल जमी हुई, रसोई में आटे के छींटे पड़े थे। झाड़ू लगाते लगाते उनकी सांस फूलने लगी, कमर में तेज दर्द होने लगा। 70 वर्ष की उम्र में यह श्रम कितना कष्टदायक था। पसीना उनके माथे पर छलक आया, हाथ कांपने लगे। वे रुककर बोली, बेटा अब मुझसे पोछा नहीं लग पाएगा, थक गई हूँ बहुत, पैर सुन्न हो रहे हैं। रजनी का गुस्सा अब और भड़क उठा। वह रसोई से बाहर दौड़ी आई, हाथ में बड़ा चम्मच थामे, और गरज कर बोली, क्या पोछा नहीं लगाओगी तो दोपहर का खाना भी भूल जाओ। थोड़ा तेज हाथ चलाओ, आलसी कहेंगी। मेरी सहेलियां आने वाली हैं, 5-6 सहेलियां और ऑफिस से कुछ लोग भी। पार्टी में सब कुछ चमकदार होना चाहिए, फर्श पर एक धब्बा नहीं। और हाँ, पोछा लगाकर सीधे अपने कमरे में चली जाना, बाहर मत निकलना। मेरी सहेलियों के सामने मेरी इज्जत मत उछालना। तुम्हारी झुर्रियों वाली शक्ल देखकर वे क्या सोचेंगी? चुपचाप पड़ी रहना जैसे मरी हुई हो। उसकी बातें तीर की तरह चुभ रही थीं। रामेश्वरी जी ने सिर हिलाया और जैसे तैसे पोछा लगाने लगी। पानी की बाल्टी भारी थी
पोछा गीला और फिसलन भरा। दर्द से उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे चुप रहीं, सिर्फ मन ही मन प्रार्थना करती रहीं कि यह दिन जल्दी खत्म हो। दोपहर हुई, पार्टी शुरू हो गई। घर में हंसी ठहाकों की गूंज, संगीत की धुन, बच्चे उछल कूद रहे थे। राजू केक काट रहा था। कैंडल की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। सहेलियां रजनी की तारीफ कर रही थीं, वह कितने लजीज पकवान बनाए हैं। लेकिन रामेश्वरी जी अपने कमरे में अकेली लेटी थीं। भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी, लेकिन कमरे से बाहर का नजारा ही कुछ और था। हवा में मिठाइयों की मादक खुशबू तैर रही थी। रसगुल्ले, खस्ता कचौड़ी, पनीर की सब्जी और खीर की महक हर कोने में फैल रही थी। संगीत की धुन गूंज रही थी। बच्चे हंसते खेलते उछल रहे थे और मेहमानों की हंसी मजाक से घर जीवंत हो उठा था। रजनी बड़ी बहू अपनी सहेलियों के बीच रानी की तरह इठला रही थी। उनकी तारीफें सुनकर मुस्कुरा रही थी। वाह रजनी, क्या पकवान बनाए हैं, खीर तो लाजवाब है, एक सहेली बोली। रामेश्वरी जी का बड़ा बेटा कौशल भी अपने ऑफिस के सहकर्मियों के साथ बैठा था। गपशप में मगन जोर जोर से हंस रहा था। लेकिन इस उत्साह भरे माहौल में एक कोना ऐसा था जहां सन्नाटा पसरा था। रामेश्वरी जी का छोटा सा कमरा। रामेश्वरी जी अपनी पुरानी चारपाई पर उदास मन से बैठी थीं। उनका पेट भूख से कुलबुला रहा था। सुबह से बस एक कप ठंडी बेस्वाद चाय और 2 सूखी बासी ब्रेड के टुकड़े उनके हिस्से आए थे। इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा करने के बाद उनकी सारी ताकत जैसे छूमंतर हो गई थी। कमरे में दर्द, पैरों में सुन्नपन और पेट में भूख की आग सब मिलकर उन्हें तोड़ रहे थे। पास में रखे मटके से उन्होंने 2 घूंट पानी पिया, लेकिन वह भी अब गले से नहीं उतर रहा था। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं। शायद कोई आए, शायद कोई 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी या बस थोड़ा सा रसगुल्ला ही दे जाए। लेकिन बाहर मौज मस्ती में डूबे लोग उनकी सुध लेना तो दूर, उनकी मौजूदगी तक भूल चुके थे। कौशल उनका सगा बेटा, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से पाला था, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त था। रजनी को तो अपनी सास की परवाह कभी थी ही नहीं। छोटी बहू कामनी कहीं दिख ही नहीं रही थी। शायद बाजार गई थी या अपनी सहेलियों के साथ गपशप में मशगूल थी। रामेश्वरी जी का दिल बैठा जा रहा था। भूख अब असहनीय हो चली थी। उनकी आंखों के सामने रसोई की वह मेज तैर रही थी। रसगुल्लों की चाशनी, खीर की मलाई, कचौड़ियों की कुरकुराहट, बस थोड़ा सा, बस एक रोटी ही मिल जाए, सोचकर उनका मन तड़प उठा। आखिरकार जब रहा नहीं गया, वे कांपते पैरों से उठी। उनकी पुरानी फटी हुई साड़ी उनके कमजोर शरीर पर लटक रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें धसी हुई थीं और होंठ सूखे हुए। वे धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली, हॉल की ओर बढ़ी। हॉल में रौनक थी, लोग नाच रहे थे, बच्चे केक के टुकड़े बांट रहे थे और रजनी अपनी सहेलियों को पकवान परोस रही थी। रामेश्वरी जी ने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में पुकारा, रजनी बेटा, 4 बज गए हैं, कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। उनकी आवाज हॉल के शोर में डूब गई, लेकिन कुछ मेहमानों की नजर उन पर पड़ गई। रजनी की सहेली आरती ने उन्हें देखा और चौंक कर बोली, रजनी, ये कौन है? क्या ये तुम्हारी सास है? बेचारी कितनी कमजोर लग रही हैं। रामेश्वरी जी की हालत देखकर आरती का दिल पसीज गया। उनकी साड़ी फटी हुई थी, चेहरा भूख और थकान से मुरझाया हुआ और आंखों में एक गहरी उदासी। लेकिन आरती की बात पूरी होने से पहले ही रजनी ने हंसते हुए बनावटी लहजे में कहा, अरे नहीं आरती, ये तो हमारी नौकरानी शांति की माँ है, कभी कभी इसके साथ आ जाती हैं। हम लोग उन्हें थोड़ा खाना दे देते हैं, तुम लोग इनकी तरफ ध्यान मत दो, पार्टी का मजा लो। उसकी बात सुनकर कुछ मेहमान हंस पड़े, लेकिन आरती के चेहरे पर संदेह की रेखाएं उभर आईं। रामेश्वरी जी का दिल टूट गया।
उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वे कुछ बोल ना सके। वे चुपचाप खड़ी रही, अपमान का घूंट पीती हुई। अचानक रजनी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह तेजी से उठी, रामेश्वरी जी का पतला कमजोर हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए कमरे की ओर ले गई। दरवाजा बंद करते ही उसका गुस्सा फट पड़ा। बुढ़िया, मैंने मना किया था ना कि बाहर मत निकलना। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने का इरादा है क्या? उसने अपनी जेब से 2 छोटी पूड़ियां निकाली, शायद कोई सख्त या जली हुई पूड़ियां। खाने के लिए मरी जा रही थी ना, ले अब खा। कहते हुए उसने रामेश्वरी जी का चेहरा पकड़ा और जबरदस्ती उनके मुंह में पूड़ियां ठूसने लगी। पूड़ियां कड़क थी, गले में फंस रही थीं और रामेश्वरी जी का दम घुटने लगा। वे दर्द से कराह उठी। छोड़ दो रजनी, छोड़ दो बेटी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अब ऐसी गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर कांप रहा था और आवाज टूट रही थी। लेकिन रजनी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वह और जोर से पूड़ियां ठूसने लगी। अब चुप रहे, हर बार माफी मांग लेती हो, लेकिन हिम्मत देखो इस बुढ़िया की। मेरे मना करने के बाद भी बाहर निकल आई। तभी कमरे का दरवाजा खुला। कौशल, रामेश्वरी जी का बेटा, अंदर आया। उसने रजनी का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, रजनी, ये क्या कर रही हो? मार ही डालोगी क्या? घर में मेहमान भरे हुए हैं। अगर किसी ने देख लिया तो समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और अगर ये मर गई तो तुम जेल जाओगी। रजनी ने आंखें तरेरी और चीख कर बोली, आज तो मैं इस बुढ़िया का खून पी जाऊंगी। मेरे मना करने के बाद भी इसकी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? उसने फिर से रामेश्वरी जी के मुंह में पूड़ियां ठूसने की कोशिश की, लेकिन कौशल ने उसे रोक लिया। बस करो, बाहर चलो, मेहमानों को देखते हैं, इसका हिसाब रात को करेंगे। कहते हुए वह रजनी को खींचकर बाहर ले गया। रामेश्वरी जी चारपाई पर गिर पड़ी। उनकी सांसें तेज थीं, गला कड़वाहट से भरा हुआ और आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे। वे बार बार बड़बड़ा रही थी, मुझे माफ कर दो, मैंने क्या गलती की? बस भूख मिटाने को कुछ मांगा। बाहर पार्टी की रौनक अपने चरम पर थी। हंसी, गाने और तालियों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन रामेश्वरी जी के लिए वह कमरा एक जेल बन चुका था। भूख, अपमान और दर्द, उनकी जिंदगी का यही सच था। कौशल ने बाहर जाकर मेहमानों को संभाला। रजनी ने फिर से अपनी बनावटी मुस्कान चढ़ा ली, लेकिन रामेश्वरी जी का दर्द कोई नहीं देख रहा था। क्या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्या कभी कोई उनके लिए आवाज उठाएगा? या ये बूढ़ी माँ यूं ही अपने घर में कैद रहकर तड़पती रहेंगी? ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं, यह उस क्रूर सच्चाई की कहानी है जो कई घरों में चुपके से पनप रही है। रात का सन्नाटा घर पर छा गया था। दोपहर की चहल पहल, हंसी ठहाके और जन्मदिन की पार्टी का शोर अब थम चुका था। मेहमान अपने अपने घर लौट गए थे और घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। लेकिन रामेश्वरी जी के छोटे से कमरे में वह सन्नाटा और भी भारी था, मानो उनके दर्द और भूख का बोझ उस कमरे की दीवारों में समा गया हो। 70 वर्षीय रामेश्वरी जी अपनी पुरानी टूटी चारपाई पर लेटी थीं, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उनके पेट में भूख से मरोड़ उठ रही थी और दोपहर की वह भयानक घटना उनके मन में बार बार कौंध रही थी। उनकी बहू रजनी ने जो क्रूरता दिखाई थी, वह उनके दिल को चीर रही थी। उनके मुंह में जबरदस्ती ठूसी हुई पूड़ियों की कड़वाहट अभी भी उनके गले में अटकी हुई थी। उनका चेहरा लाल हो गया था, गला सूख रहा था और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन डर का एक नया साया उनके ऊपर मंडरा रहा था। अगर उनकी सिसकियों की आवाज बाहर चली गई तो रजनी का गुस्सा फिर से भड़क उठेगा। यह सोचकर वे होंठ भींचकर चुप रहीं, मन ही मन अपनी बदनसीबी को कोसती हुई। सुबह से उनके हिस्से में सिर्फ एक कप ठंडी बेस्वाद चाय और
दो सूखी बासी ब्रेड आई थीं। उससे उन्होंने न सिर्फ अपनी भूख को दबाने की कोशिश की थी, बल्कि पूरे घर का झाड़ू पोछा भी किया था। उनकी कमर दर्द से चीख रही थी, पैर सुन्न हो चुके थे और पेट में भूख की आग अब असहनीय हो चली थी। दोपहर में जब वे भूख से व्याकुल होकर हॉल में गई थीं, तो रजनी ने न सिर्फ उनकी भूख का मजाक उड़ाया, बल्कि मेहमानों के सामने उन्हें नौकरानी की मां बताकर अपमानित किया था। फिर वह भयावह पल जब रजनी ने उनके मुंह में पूड़ियां ठूस दी थीं। दर्द और अपमान की उस स्मृति ने रामेश्वरी जी को अंदर तक तोड़ दिया था। कौशल, उनका बेटा जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से पाला था, ने भी सिर्फ अपनी इज्जत की चिंता की थी, ना कि अपनी माँ के दर्द की। अगर ये मर गई तो तुम जेल जाओगी, उसकी वह बात उनके कानों में गूंज रही थी। क्या उनका बेटा अब सिर्फ समाज की नजरों में अपनी इज्जत बचाने तक सीमित रह गया था? रात गहरा रही थी। घर में सभी खा पीकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। रजनी और कौशल ने मेहमानों के लिए बनाए गए लजीज पकवानों, रसगुल्ले, खीर, कचौड़ियाँ, पनीर की सब्जी का आनंद लिया था। छोटी बहू कामनी भी कहीं से लौट आई थी और उसने भी अपनी थाली भरकर खाना खाया था, लेकिन रामेश्वरी जी के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कोई उनके कमरे में एक रोटी, एक कटोरी दाल या बस एक रसगुल्ला तक देने नहीं आया। वे अपनी चारपाई पर लेटी दरवाजे की ओर टकटकी लगाए ताक रही थीं। उनकी आंखें बार बार दरवाजे पर अटक रही थीं। शायद कोई आए, शायद कोई थोड़ा सा खाना दे जाए। लेकिन घंटों बीत गए और दरवाजा वहीं का वहीं रहा, बंद और खामोश। रात के 12 बज चुके थे। घर में अब सिर्फ सन्नाटा था और रामेश्वरी जी का पेट भूख से चीख रहा था। उनकी नजर अचानक जमीन पर पड़ी। वहां वही दो पूड़ियां पड़ी थीं जो दोपहर में रजनी ने उनके मुंह में ठूसने की कोशिश की थी। दर्द और घबराहट में वे पूड़ियां उनके मुंह से निकलकर जमीन पर गिर गई थीं। अब वे सूखकर पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थीं। रामेश्वरी जी ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। भूख इतनी प्रबल थी कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने सोचा शायद इन्हें खाकर ही भूख शांत हो जाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूड़ियों को दांत से काटने की कोशिश की, उनके कमजोर दांतों ने जवाब दे दिया। पूड़ियां इतनी सख्त थीं कि काटना तो दूर, वे उन्हें चबा भी नहीं पा रही थीं। उनकी आंखें फिर से नम हो गईं। क्या करूं? अगर बाहर गई और कुछ मांगा तो रजनी फिर से गुस्सा करेगी, कौशल भी कुछ नहीं बोलेगा। यह सोचकर उनका दिल डर से सिकुड़ गया। दोपहर का वह दृश्य उनके सामने फिर से जीवंत हो उठा। रजनी की लाल आंखें, उसका क्रूर चेहरा और वह कड़वी पूड़ियां जो उनके गले में अटक गई थीं। तभी उनकी नजर कमरे के कोने में रखे पुराने मटके पर पड़ी। मटके में थोड़ा सा पानी बचा था, वही पानी जो उन्होंने सुबह से कई बार पिया था ताकि भूख की जलन को दबा सकें। एक विचार उनके मन में कौंधा। उन्होंने पास पड़ी एक टूटी फूटी कटोरी उठाई, उसमें मटके से थोड़ा सा पानी डाला और उन सख्त पूड़ियों को उसमें डाल दिया। पानी में डूबी पूड़ियां धीरे धीरे गलने लगीं। रामेश्वरी जी ने उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दिया और अपनी चारपाई पर सिर टिकाकर इंतजार करने लगी। उनकी आंखें मटके की ओर थीं, लेकिन मन में एक तूफान उठ रहा था। क्या मैं इतना भी नहीं पा सकती कि एक रोटी खा सकूं? क्या मेरा बुढ़ापा यूं ही भूख और अपमान में गुजर जाएगा? ये विचार उनके मन को कचोट रहे थे। कुछ देर बाद जब पूड़ियां पानी में मुलायम हो गईं, रामेश्वरी जी ने उन्हें कटोरी से निकाला। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से धुंधली हो रही थीं। जैसे ही उन्होंने उस गीली बेस्वाद पूड़ियों को मुंह में डाला, कड़वाहट ने उनके गले को जला दिया। लेकिन भूख इतनी प्रबल थी कि वे उसे निगलने लगे। हर टुकड़े के साथ उनके आंसू भी गालों पर लुढ़क रहे थे। वे धीरे धीरे सिसक रही थीं, लेकिन डर के मारे आवाज को दबा रही थीं। बाहर कोई सुन ना ले।
यह सोचकर उनका दिल कांप रहा था। पूड़ियां खाते हुए वे बड़बड़ा रही थीं, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया? बस थोड़ा सा खाना मांगा, बस थोड़ा सा प्यार चाहा। उनकी आवाज टूट रही थी और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस छोटे से कमरे में अंधेरे की गोद में रामेश्वरी जी अकेली बैठी थीं। एक बूढ़ी माँ जिसके लिए ना घर में जगह थी, ना प्यार और ना ही 2 वक्त की रोटी। बाहर उनके पोते का जन्मदिन मनाया गया था। हंसी खुशी की गूंज थी, लेकिन उनके लिए सिर्फ भूख और अपमान था। वे सोच रही थीं कि क्या यही उनकी जिंदगी का अंत होगा? क्या वे इसी तरह अपने घर में एक कैदी की तरह तड़पती रहेंगी? यह कहानी सिर्फ रामेश्वरी जी की नहीं है। यह उन असंख्य बूढ़ी माँओं की कहानी है जो अपने ही घरों में उपेक्षा और क्रूरता का शिकार होती हैं। और यह सवाल हर किसी के मन में गूंजता है, क्या कभी कोई उनके लिए आवाज उठाएगा, या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, एक मूक दर्द की तरह जो सिर्फ आंसुओं में बहता है? 70 वर्षीय रामेश्वरी जी का जीवन अब एक अंधहीन दर्द की कहानी बन चुका था। कहने को उनका परिवार बड़ा था, 2 बेटे, 1 बेटी, बहुएं, पोते पोतियां, लेकिन उनके लिए यह परिवार सिर्फ एक खोखला ढांचा था, जहाँ ना प्यार था, ना सम्मान और ना ही 2 वक्त की रोटी। रामेश्वरी जी के 2 बेटे थे, कौशल और सुरेश। कौशल उनका बड़ा बेटा बैंक में क्लर्क था। उसकी पत्नी रजनी तेज तर्रार और कड़वी जुबान वाली, जिसके लिए रामेश्वरी जी सिर्फ एक बोझ थी। कौशल और रजनी के 2 बेटे थे, राजू जिसका जन्मदिन अभी मनाया गया था, और छोटा बेटा मोनू। दूसरा बेटा सुरेश प्राइमरी स्कूल में टीचर था, और पत्नी कामनी रजनी से भी 2 कदम आगे थी। उसका व्यवहार इतना कठोर था कि रामेश्वरी जी उसके सामने बोलने से भी डरती थीं। सुरेश और कामनी के 2 बच्चे थे, बेटा अंकित और बेटी पिंकी। रामेश्वरी जी की एक बेटी भी थी, स्वाति, जो अपनी शादी के बाद ससुराल में ही इतनी मस्त थी कि उसने कभी अपनी बूढ़ी माँ का हालचाल देना जरूरी नहीं समझा। रामेश्वरी जी के पति राम मनोहर जी का देहांत तब हो गया था जब कौशल 7 साल का, सुरेश 5 साल का और स्वाति 3 साल की थी। उस वक्त रामेश्वरी जी ने अकेले ही बच्चों को पाला, रात दिन मेहनत की, खेतों में काम किया और पड़ोसियों से उधार लेकर बच्चों को पढ़ाया लिखाया। लेकिन आज वही बच्चे जिनके लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी, उन्हें एक अनचाही मेहमान की तरह देखते थे। कौशल और सुरेश ने आपस में तय कर रखा था कि रामेश्वरी जी को 1 महीने कौशल के घर और 1 महीने सुरेश के घर रहना होगा। यह व्यवस्था सुनने में भले ही ठीक लगे, लेकिन हकीकत में यह उनके लिए एक अंतहीन यातना थी। दोनों बेटों ने कभी अपनी माँ से नहीं पूछा, माँ आपको क्या चाहिए, आप ठीक तो हैं? वे अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। कौशल अपने बैंक की नौकरी और ऑफिस के दोस्तों में, सुरेश अपनी स्कूल की जिम्मेदारियों और सामाजिक रुतबे में। बहुओं का तो हाल और भी बुरा था। रजनी और कामनी दोनों ही रामेश्वरी जी को एक बोझ मानती थीं, जो उनके घर का एक कोना बर्बाद कर रही थीं। रजनी ने अपने घर में रामेश्वरी जी के लिए एक छोटा सा स्टोर रूम दिया था, जहां पुराने सामान, टूटी बाल्टियां और बेकार पड़े बक्सों के बीच उनकी चारपाई रखी थी। कामनी ने तो और भी बुरा हाल किया था। उसने घर के कबाड़ खाने में, जहां पुराने जूते, टूटे फर्नीचर और बेकार सामान जमा था, रामेश्वरी जी की चारपाई डाल दी थी। दोनों बहुएं अक्सर ताने मारती थीं, इतनी जगह घेर रखी है इस बुढ़िया ने, कब ये मरेगी, कब हमारा पल्ला छूटेगा। रामेश्वरी जी ने जैसे तैसे कौशल के घर में 1 महीना काटा था। वहां उन्हें सुबह जल्दी उठकर झाड़ू पोछा करना पड़ता था। रजनी की सख्त निगाहें हर वक्त उन पर पड़ती थीं। अगर फर्श पर जरा सा धब्बा रह जाए तो रजनी चीख चीख कर ताने मारती। क्या बुढ़िया आंखें भी जवाब दे गईं? इतना सा काम भी नहीं कर सकती?
खाना भी वही मिलता जो रात का बचा हुआ होता। पानी जैसी दाल, सूखी रोटियां और कभी कभी तो सिर्फ एक गिलास चाय, जो कि जन्मदिन वाले दिन तो हद ही हो गई थी। रजनी ने उन्हें मेहमानों के सामने नौकरानी की मां बताकर अपमानित किया था और फिर जबरदस्ती उनके मुंह में कड़वी पूड़ियां ठूस दी थीं। कौशल ने भी सिर्फ अपनी इज्जत की चिंता की थी, माँ के दर्द की नहीं। उस रात जब सारा घर खा पी कर सो गया, रामेश्वरी जी भूख से तड़पती रहीं। आखिरकार उन्होंने जमीन पर पड़ी उन 7 पूड़ियों को पानी में भिगोकर खाया था और हर टुकड़े के साथ उनके आंसू भी गले से उतर गए थे। अब वह महीना खत्म हो चुका था और रामेश्वरी जी को सुरेश के घर जाना था, लेकिन वहां की स्थिति तो और भी बदतर थी। कामनी का स्वभाव रजनी से भी ज्यादा कठोर था। वह रामेश्वरी जी से न सिर्फ झाड़ू पोछा करवाती थी, बल्कि बर्तन धुलवाती, कपड़े धुलवाती और कभी कभी तो बच्चों के जूते तक साफ करवाती थी। अगर रामेश्वरी जी थकान के कारण कोई काम करने से मना करती, तो कामनी उस दिन उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। खाना तो दूर की बात थी, कभी कभी तो दिन भर सिर्फ सूखी रोटी या बासी चावल मिलता, वह भी तब जब कामनी का मूड अच्छा होता। इतना काम भी तो नहीं कर सकती और खाना चाहिए इनको, कामनी ताने मारती। सुरेश जो स्कूल में बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता था, घर में अपनी माँ के प्रति पूरी तरह उदासीन था। वह कामनी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था और रामेश्वरी जी की हालत पर कभी ध्यान ही नहीं देता था। जब रामेश्वरी जी 60-65 साल की थीं, तब वे जैसे तैसे सारे काम कर लेती थीं, लेकिन अब 70 साल की उम्र में उनकी ताकत जवाब दे रही थी। कमर का दर्द, घुटनों में अकड़न और सांस की तकलीफ ने उन्हें कमजोर कर दिया था। भूख और थकान के कारण वे अब बीमार भी रहने लगी थीं। कभी बुखार, कभी बदन दर्द, लेकिन ना तो बेटों ने उनकी दवा का इंतजाम किया, न बहुओं ने उनकी परवाह की। एक बार जब रामेश्वरी जी ने कामनी से कहा, बेटा मुझे बुखार है, आज काम नहीं कर पाऊंगी, तो कामनी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, बुखार ये सब बहाने हैं, अगर काम नहीं कर सकती तो खाना भी मत मांगना। उस दिन रामेश्वरी जी ने सिर्फ पानी पिया और रात भर बुखार में तड़पती रहीं। रामेश्वरी जी का कमरा, या यूं कहें वह तंग कोना, उनके लिए एक जेल बन चुका था। दिन भर काम, रात भर भूख और हर पल अपमान। उनकी बेटी स्वाति, जो अपने ससुराल में सुखी जीवन जी रही थी, कभी फोन तक नहीं करती थी। माँ आप ठीक हैं? यह सवाल उनके लिए अब एक सपना बन चुका था। पोते पोतियां राजू, मोनू, अंकित और पिंकी उनसे कभी कभी हंसकर बात कर लेते थे, लेकिन उनकी मासूमियत भी बहुओं के डर के सामने दब जाती थी। रामेश्वरी जी अक्सर सोचती थीं, मैंने इन बच्चों के लिए सब कुछ किया, रात दिन मेहनत की, भूखे पेट सोई, ताकि ये पढ़ लिख सकें, लेकिन आज मेरे लिए कोई नहीं है। उनकी आंखें नम हो जाती थीं, लेकिन वे चुप रहती थीं। डर था कि अगर सिसकियां बाहर सुनाई दी, तो फिर कोई नया तमाशा शुरू हो जाएगा। सुरेश के घर पहुंचने के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई। कामनी की क्रूरता ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। एक दिन जब वे कपड़े धो रही थीं, उनकी सांस इतनी फूल गई कि वे जमीन पर गिर पड़ी। कामनी ने उन्हें देखा और ताने मारे, अब नाटक शुरू, काम नहीं करना तो साफ साफ बोल दो। रामेश्वरी जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं सचमुच बीमार हूँ। लेकिन कामनी ने हंसते हुए कहा, बीमार? फिर तो डॉक्टर के पास जाओ, हमारे पास तुम्हें पालने का टाइम नहीं है। उस दिन उन्हें खाना नहीं मिला। रात को जब सारा घर सो गया, रामेश्वरी जी ने कबाड़ खाने के कोने में पड़ी एक सूखी रोटी उठाई और उसे पानी के साथ निगला। आंसू उनके गालों पर लुढ़क रहे थे, लेकिन उनके पास रोने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन की बात है, उस दिन गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान से सूरज आग बरसा रहा था और हवा में एक उमस भरी तपिश थी, जो हर सांस को भारी बना रही थी। रामेश्वरी जी 70 वर्ष की कमजोर थकी हुई बूढ़ी माँ
अपने छोटे बेटे सुरेश के घर में थीं। सुबह से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सिर में भारीपन, शरीर में कमजोरी और भूख की जलन ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे घर का झाड़ू पोछा किया। फर्श पर झाड़ू लगाते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे और गीले कपड़े से पोछा लगाते समय उन्हें चक्कर आ रहे थे। पसीना उनके माथे से टपक रहा था और सांसें फूल रही थीं, लेकिन वे चुप रहीं। मन ही मन सोच रही थीं, अगर मैंने कुछ कहा तो कौन सुनेगा, कौन मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। रजनी हो या कामनी, दोनों को तो मेरी तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं। यह सोचकर उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने आंसुओं को भींच लिया। डर था कि अगर उनकी कमजोरी का पता चला तो बहू के ताने और तेज हो जाएंगे। झाड़ू पोछा खत्म होने के बाद रामेश्वरी जी ने रसोई में जाकर ढेर सारे गंदे बर्तनों को धोया। चूल्हे पर जमी चिकनाई, तवे पर चिपकी रोटियां और कटोरियों में सूखी दाल, सब साफ करने में उनकी बची खुची ताकत भी खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही वे रसोई से बाहर निकलीं, उनकी छोटी बहू कामनी ने उनके सामने कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर पटक दिया। रंग बिरंगे कपड़े, बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, सुरेश की शर्ट और कामनी की साड़ियां, सब उनके सामने पहाड़ की तरह खड़े थे। रामेश्वरी जी का दिल बैठ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर में चक्कर आ रहे हैं, ये कपड़े आज नहीं धुल पाएंगे। उनका इतना बोलना था कि कामनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें आग उगल रही थीं और वह चीखते हुए बोली, क्या तबीयत खराब? अरे बुढ़िया, खाने के लिए तो 4-4 रोटियां चाहिए, सुबह चाय नाश्ता चाहिए, लेकिन जरा सा काम करने को कहो तो नानी मरने लगती है। कान खोलकर सुन लो, अगर ये कपड़े आज नहीं धुले तो दोपहर और रात दोनों टाइम का खाना भूल जाओ। रोज रोज नए बहाने ढूंढ लाती हो, कामचोर कहीं की। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोस तक पहुंच गई। कामनी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और अपनी सहेली शीला को फोन लगाकर बड़बड़ाने लगी। रामेश्वरी जी वहीं खड़ी रहीं। उनके पैर कांप रहे थे और आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन डर के मारे वे चुप रहीं। अगर रो पड़ी तो कामनी का गुस्सा और भड़क जाएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने दर्द को मन में दबा लिया। रामेश्वरी जी ने जैसे तैसे कपड़े धोने शुरू किए। गर्मी की तपिश, कमजोरी और चक्कर के बावजूद वे बाल्टी में साबुन डालकर कपड़ों को रगड़ने लगीं। हर कपड़े के साथ उनकी सांसें और भारी होती जा रही थीं। पानी की छींटों से उनकी फटी साड़ी भीग गई और पसीना उनके चेहरे पर टपक रहा था। कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखाने के लिए छत पर ले जाना था। वे भारी बाल्टी को खींचकर सीढ़ियां चढ़ने लगीं। हर कदम पर उनका शरीर डगमगा रहा था। छत पर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने कपड़े रस्सी पर टांगने शुरू किए, अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चक्कर इतना तेज आया कि उनका पैर फिसल गया और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि नीचे तक गूंज गई। उनके सिर से खून रिसने लगा और शरीर बेहोशी की कगार पर था। नीचे कामनी अपने कमरे में शीला से फोन पर बात कर रही थी। वह बड़बड़ा रही थी, इस बुढ़िया ने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया। रोज रोज नए तमाशे करती है, ना जाने आज क्या तोड़ दिया। मरती भी तो नहीं है जल्दी, हमारा पीछा कब छूटेगा। उधर से शीला ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे इतना परेशान क्यों होती हो, शांत हो जा। फिर उसने मजाक में कहा, अगर इतनी तकलीफ है तो छोड़ा इनको किसी वृद्धा आश्रम में। कामनी खिलखिलाकर हंस पड़ी, मेरा बस चले तो मैं कब का छोड़ आती, लेकिन सोचती हूँ अगर ये चली गई तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। आजकल काम वाली भी तो 5-6 हजार ले लेती है, ये बुढ़िया तो फ्री में काम करती है। शीला ने हंसते हुए पूछा, जब ये तेरी जिठानी रजनी के पास जाती है तब तू क्या करती है?
कामनी ने जवाब दिया, तब मैं 2 नौकरानियां रख लेती हूँ और जब ये माँ जी आती हैं तो उनकी छुट्टी कर देती हूँ। कम से कम 6 महीने का खर्च तो बचता है। दोनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगीं, मानो रामेश्वरी जी की तकलीफ कोई मजाक हो। तभी कामनी के बच्चे अंकित और पिंकी स्कूल से लौटे। वे हाथ पैर धोने के लिए बाथरूम की ओर गए, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। रामेश्वरी जी जमीन पर पड़ी थीं, उनके सिर से खून रिस रहा था और वे हिल भी नहीं रही थीं। बच्चे चीखते हुए माँ के पास दौड़े, मम्मी मम्मी, दादी बाथरूम में गिर गई हैं। वो बोल भी नहीं रही हैं। उनकी चीख सुनकर कामनी ने झटके से फोन रखा और बाथरूम की ओर भागी। वहां का दृश्य देखकर वह एक पल के लिए ठिठक गई। रामेश्वरी जी बेहोश पड़ी थीं। उनकी साड़ी खून से सन गई थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। लेकिन कामनी का दिल नहीं पसीजा। उसने तुरंत अपने पति सुरेश को फोन लगाया और चीखते हुए बोली, तुम्हारी माँ बाथरूम में गिर गई हैं। पता नहीं ये कैसे चलती हैं, कोई काम ढंग से होता ही नहीं इनसे। अब ये नया तमाशा शुरू किया है, कहकर उसने फोन काट दिया। सुरेश को उसकी आवाज में गुस्सा साफ सुनाई दिया, लेकिन उसने यह नहीं पूछा कि उसकी माँ की हालत कैसी है। रामेश्वरी जी की सांसें धीमे चल रही थीं। बच्चे डर के मारे पास खड़े थे, लेकिन कामनी ने उन्हें झटक कर कमरे में भेज दिया। जाओ हाथ मुंह धोकर खाना खाओ, इस बुढ़िया का ड्रामा रोज का है, उसने बच्चों को डांटते हुए कहा। फिर वह बड़बड़ाती हुई रसोई में चली गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। रामेश्वरी जी अकेले पड़ी थीं, दर्द और बेहोशी की सजा भुगतते हुए। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही उनकी जिंदगी का अंत है? क्या उनके अपने, जिनके लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, कभी उनकी तकलीफ को समझेंगे? सुरेश जो उस समय स्कूल में था, जल्दी से घर लौटा। उसने अपनी माँ की हालत देखी। रामेश्वरी जी बेहोशी की कगार पर थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और साड़ी खून से सनी थी। उसका दिल एक पल के लिए कांपा, लेकिन वह अपनी पत्नी के गुस्से के आगे चुप रहा। उसने रामेश्वरी जी को जैसे तैसे उठाया और पास के अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। इनकी हालत बहुत नाजुक है, उन्होंने सुरेश से कहा। पैर की हड्डी टूट गई है, सिर पर गहरी चोट है और शारीरिक रूप से ये बहुत कमजोर हैं। इनकी उम्र भी काफी है, 70 साल। इन्हें ठीक होने में लंबा वक्त लगेगा। इन्हें पूरी देखभाल, अच्छा खाना और नियमित दवाइयों की जरूरत है। डॉक्टर ने रामेश्वरी जी के पैर पर प्लास्टर चढ़ाया, कुछ दवाइयां लिखी और सिर की चोट के लिए 1 साल का लंबा इलाज बताया। सुरेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता कम और परेशानी ज्यादा थी। सुरेश अपनी माँ को घर ले आया। रामेश्वरी जी को चारपाई पर लिटाया गया, लेकिन उनका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लास्टर वाला पैर भारी था, सिर में चोट की वजह से चक्कर आ रहे थे और भूख ने उनके शरीर को और कमजोर कर दिया था। लेकिन जैसे ही वे घर में दाखिल हुई, कामनी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह उस समय तो चुप रही क्योंकि पड़ोसियों की नजरें थीं, लेकिन जैसे ही मौका मिला, उसने सुरेश को कमरे में खींचकर अपनी भड़ास निकाली। मैं इस बुढ़िया की सेवा नहीं कर सकती, वह चीखते हुए बोली। भैया को फोन करो और बोलो कि वे माँ को अपने घर ले जाए। मैं दिन रात इसकी देखभाल नहीं करूंगी। उसकी आवाज में इतना जहर था कि सुरेश भी डर गया। सुरेश ने अपने बड़े भाई कौशल को फोन लगाया। उसने सारी बात बताई, माँ का गिरना, पैर की टूटी हड्डी, सिर की चोट और डॉक्टर की सलाह। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि रजनी ने फोन छीन लिया। वह चिल्लाते हुए बोली, वाह रे वाह, माँ जी तुम्हारे घर में गिरी और सेवा हम करें? बड़े चालाक हो तुम लोग, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? कामनी जो फोन पर थी ने जवाब दिया, अरे जीजी, माँ तो हम सबकी है, हमारा फर्ज है कि थोड़ी थोड़ी सेवा सब करें
और वैसे भी दवाइयों में इतना पैसा खर्च हो गया है। डॉक्टर ने तो 1 साल का कोर्स बताया है। सिर में चोट है और ये बहुत कमजोर भी है। रजनी ने तीखे लहजे में जवाब दिया, हाँ तो क्या, चोट तुम्हारे घर में लगी है, तुम ही संभालो, हमसे कोई उम्मीद मत रखना। कल मर रही थी बुढ़िया तो आज ही मर जाए मेरी बला से। उसकी बात सुनकर कामनी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह कुछ जवाब ना दे सकी। उसने फोन काट दिया और उल्टे पांव घर लौट आई। घर पहुंचते ही कामनी ने सुरेश से कहा, सुनो जी, मुझसे इस बुढ़िया की सेवा नहीं होगी, तुम ही बताओ अब क्या करें। सुरेश भी परेशान था। वह जानता था कि माँ को चोट उसके घर में लगी है और इलाज की जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन कामनी का गुस्सा और उसकी अपनी कमजोरी उसे कोई रास्ता नहीं सूझने दे रही थी। तो क्या करें, उसने बेबसी से पूछा। बाहर तो फेंक नहीं सकते। तभी कामनी को अपनी सहेली शीला की बात याद आई। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा करते हैं, माँ को पास के शहर के वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। सुरेश चौंक गया। क्या बोल रही हो, अगर पड़ोसियों को पता चल गया तो? कामनी ने जवाब दिया, अरे अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि माँ का पैर टूटा है। हम सबको बोल देंगे कि वे अपनी बेटी स्वाति के पास गई हैं। वैसे भी स्वाति तो अपने ससुराल में मस्त रहती है, कभी आती ही नहीं, किसी को शक भी नहीं होगा। सुरेश को उसकी बात में दम लगा। उसका दिल भारी था, लेकिन कामनी के दबाव और अपनी कमजोरी ने उसे हाँ करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, उसने धीरे से कहा, रात में छोड़ आएंगे। उसी रात कामनी ने रामेश्वरी जी को खाने के साथ नींद की गोली दे दी। रामेश्वरी जी, जो पहले ही दर्द और कमजोरी से टूटी हुई थी, गोली खाकर गहरी नींद में सो गईं। सुरेश और कामनी ने उन्हें एक पुराने कंबल में लपेटा और अपनी पुरानी स्कूटी पर बिठाकर पास के शहर के वृद्धा आश्रम ले गए। रात का अंधेरा उनके इस विश्वासघात को छिपाने के लिए काफी था। वृद्धा आश्रम के कर्मचारियों से उन्होंने कहा, इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, ये सड़क पर गिर गई थी, इसलिए इनका पैर टूट गया और सिर में चोट आई है। कर्मचारी ने कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन कामनी ने जल्दी जल्दी बात खत्म की और सुरेश के साथ घर लौट आई। उनके चेहरों पर ना पछतावा था ना दुख, सिर्फ एक अजीब सी राहत। सुबह की पहली किरण जब वृद्धा आश्रम की खिड़की से रामेश्वरी जी के चेहरे पर पड़ी तो उनकी आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन सामने का दृश्य उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वे अपने घर के तंग स्टोर रूम में ही थे। चारों तरफ अनजान चेहरे, पुरानी चारपाइयां और एक अजीब सी बदबू। उनके पैर में प्लास्टर था, सिर में दर्द की लहरें उठ रही थीं और शरीर इतना कमजोर था कि वे हिल भी नहीं पा रही थीं। ये कहाँ हूँ मैं? ये सवाल उनके मन में कौंधा और उनकी आंखें भर आईं। वे रोने लगी, उनकी सिसकियां कमरे में गूंजने लगीं। तभी पास की चारपाई पर लेटी एक वृद्ध महिला सरोजनी जी ने उन्हें देखा। सरोजनी जी की उम्र भी रामेश्वरी जी जैसी थी और उनके चेहरे पर वही दर्द और अकेलापन झलक रहा था। उन्होंने धीरे से रामेश्वरी जी का हाथ थामा और बोली, रो मत बहन, तुम्हें रात में एक पुरुष और एक महिला यहाँ छोड़ गए थे। उन्होंने बताया कि तुम सड़क पर गिर गई थी और तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा पैर टूट गया और सिर में चोट आई है। रामेश्वरी जी का दिल टूट गया। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरा कोई नहीं, वे बड़बड़ा रही थी। मेरे 2 बेटे, एक बेटी, पोते पोतियां, फिर मैं यहाँ क्यों? मैंने क्या गलती की? उनकी आवाज में दर्द, विश्वासघात और बेबसी की गहरी छाप थी। रामेश्वरी जी का जीवन अब एक अनजान वृद्धा आश्रम में सिमट गया था। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान की, उनके लिए रात दिन भूखे प्यासे मेहनत की, वही बच्चे उन्हें एक बोझ समझकर छोड़ गए। सुरेश और कामनी ने पड़ोसियों को बता दिया कि माँ अपनी बेटी स्वाति के पास गई हैं। स्वाति जो अपने ससुराल में मस्त थी, वो शायद कभी पता भी नहीं चलेगा
कि उसकी माँ अब एक वृद्धा आश्रम में तड़प रही है। रामेश्वरी जी की सिसकियां, उनकी भूख और उनका दर्द अब सिर्फ उन दीवारों के बीच गूंजता था। वृद्धा आश्रम की वह तंग चारपाई, अनजान लोग और वह सन्नाटा जो उनके दिल को चीर रहा था, वे रो रो कर थक गईं, लेकिन आंसुओं ने उनका साथ नहीं छोड़ा। सरोजनी जी ने उन्हें संभाला। उनकी कोमल आवाज और सांत्वना भरे शब्द रामेश्वरी जी के लिए एकमात्र सहारा बने। तुम अकेली नहीं हो, सरोजनी जी ने कहा। यहाँ हम सबकी कहानी एक जैसी है। कोई ना कोई हमें छोड़ गया है, लेकिन अब यही हमारा घर है। सरोजनी जी ने वृद्धा आश्रम के कर्मचारियों से बात की और रामेश्वरी जी के इलाज का इंतजाम करवाया। उनके पैर का प्लास्टर समय के साथ ठीक होने लगा और सिर की चोट भी धीरे धीरे भरने लगी। 1 महीने में उनका पैर ठीक हो गया, लेकिन उनके मन का दर्द वहीं का वहीं था। वे कुंबलाई और उदास रहती थीं। वृद्धा आश्रम के लोग उनसे बात करने की कोशिश करते, लेकिन रामेश्वरी जी का मन वहां नहीं लगता था। वे चुप रहती, बस अपनी चारपाई पर बैठकर खिड़की से बाहर देखती रहती। उनकी आंखें बार बार उस रास्ते पर टिक जाती थीं जहां से उन्हें लाया गया था। शायद कोई आएगा, शायद कौशल या सुरेश मुझे लेने आएंगे। यह उम्मीद उनके मन में बार बार जागती, लेकिन हर बार टूटकर बिखर जाती। वृद्धा आश्रम में 2 महीने बीत गए। रामेश्वरी जी ने धीरे धीरे वहां की दिनचर्या में ढलने की कोशिश की। सुबह सुबह उठकर नाश्ता, फिर दवाइयाँ और दिन भर अन्य वृद्धों के साथ छोटी मोटी बातचीत, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगता था। वे एक माँ थी और एक माँ का दिल अपने बच्चों की बेरुखी को कैसे स्वीकार कर सकता था। हर रात जब वृद्धा आश्रम की रोशनी मंद पड़ती थी और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था, रामेश्वरी जी अपनी चारपाई पर लेटकर पुरानी यादों में खो जाती थीं। वे याद करती थीं कौशल का बचपन, जब वह उनकी गोद में खेलता था, सुरेश की शरारतें, जब वह रात को भूखा होने पर उनकी साड़ी पकड़कर रोटी मांगता था, और स्वाति, उनकी लाडली, जो उनकी उंगली पकड़कर स्कूल जाती थी। लेकिन अब वही बच्चे उन्हें एक अनचाही मेहमान मानते थे। रजनी और कामनी के ताने, भूख की रातें और वह विश्वासघात, सब कुछ उनके मन में एक जख्म बनकर रह गया था। वृद्धा आश्रम में रहते हुए उन्हें खाना तो मिलता था, सादी दाल, रोटी और कभी कभी सब्जी, लेकिन वह खाना उनके गले से नहीं उतरता था। हर निवाले के साथ उनके आंसू भी उतरते थे। सरोजनी जी ने कई बार उन्हें समझाया, अब यही हमारा सच है, अपने बच्चों की उम्मीद छोड़ दो, लेकिन रामेश्वरी जी का मन मानने को तैयार नहीं था। वे सोचती थी शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे बच्चे मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? शायद वे मुझे ढूंढ रहे होंगे। 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन रामेश्वरी जी का मन वृद्धा आश्रम में नहीं रमा। हर दिन उनके लिए एक नई यातना थी। वे अपने घर को, अपने बच्चों को और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती थीं। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था और वृद्धा आश्रम में सन्नाटा पसरा था, रामेश्वरी जी ने एक साहसी फैसला लिया। उनका मन चीख रहा था, वे अब और नहीं सह सकती थीं। वे अपने बच्चों से जवाब मांगना चाहती थीं। आखिर क्यों? मैंने क्या गलती की? यह सवाल उनके मन को कुरेद रहा था। उन्होंने अपनी फटी साड़ी ठीक की, प्लास्टर हटने के बाद कमजोर हुए पैरों को सहारा दिया और चुपके से वृद्धा आश्रम के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी। कर्मचारी अभी सुबह की चाय पी रहे थे और कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। रामेश्वरी जी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह कमरा जहां उन्होंने 2 महीने काटे थे, अब उनके लिए एक जेल से कम नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कांपते कदमों से बाहर निकल गईं। सड़क पर सुबह की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं?
ये सवाल उनके मन में बार बार उठ रहे थे, लेकिन अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था। रामेश्वरी जी सड़क पर चल रही थी। उनके पैर कमजोर थे और सिर में हल्का दर्द अभी भी बाकी था। उनके पास ना पैसे थे ना कोई साधन, लेकिन उनके मन में एक जिद थी। वे अपने बच्चों से जवाब मांगना चाहती थीं। क्या वे वाकई इतने बेरहम हो सकते हैं? क्या उनकी बेटी स्वाति, जिसे उन्होंने इतने लाड से पाला था, उनकी हालत सुनकर चुप रही होगी? सड़क पर चलते हुए उनकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। वे सोच रही थीं, अगर मेरे बच्चे मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन कम से कम एक बार तो उनसे मिलना होगा। गर्मी की तपती दोपहर अब धीरे धीरे शाम की ठंडी हवा में बदल रही थी, लेकिन रामेश्वरी जी के दिल में वह जलन अभी भी बरकरार थी। वृद्धा आश्रम से भागने के बाद उनके कमजोर पैर सड़क पर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उनका मन कहीं और था, अपने बेटे कौशल और सुरेश की यादों में, बहुओं रजनी और कामनी की क्रूरता में, और उस विश्वासघात में जो उन्हें इस अनजानी राह पर ले आया था। क्या मैंने इतना बुरा किया कि मेरे अपने मुझे सड़क पर छोड़ दें? यह सवाल उनके मन को बार बार कचोट रहा था। वे चल रही थीं, लेकिन बिना किसी मंजिल के। रास्ता अनजान था। शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कें उनके लिए एक भूल भुलैया सी लग रही थीं। पैरों में दर्द की लहरें उठ रही थीं। प्लास्टर हटने के बाद भी कमजोरी बाकी थी। कभी वे लड़खड़ाती तो कभी किसी दीवार या पेड़ का सहारा लेकर संभल जाती। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन आंसू अब सूख चुके थे। यादों में खोई हुई रामेश्वरी जी बस आगे बढ़ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंच गईं, जहां हलचल मची हुई थी। चारों तरफ कैमरों की चमक, माइक्रोफोनों की दौड़ धूप और लोगों की भीड़। मीडिया कर्मी इधर उधर भाग रहे थे। रिपोर्टर्स अपनी टीमों से बात कर रहे थे। आज मुख्यमंत्री द्वारा डीएम रोहन को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिया जाना है। एक ऐसा सम्मान जो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। रोहन, जो अब एक सम्मानित अधिकारी थे, अपनी कार से उतरने वाले थे, लेकिन रामेश्वरी जी अपनी धुन में थीं। वे सड़क पार कर रही थीं, जब अचानक एक चमकदार काली कार उनके सामने आकर रुक गई। ब्रेक की तेज आवाज गूंजी। टायरों की चरमराहट ने हवा को चीर दिया। यह अच्छा हुआ कि ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिया, वरना एक बड़ी अनहोनी हो जाती। रामेश्वरी जी एकदम रुक गईं। उनका दिल जोर से धड़क उठा। कार से एक युवक तेजी से बाहर निकला। उसका चेहरा चिंता से भरा था। वह हड़बड़ाकर रामेश्वरी जी के पास पहुंचा और बोला, माता जी, आपको चोट तो नहीं लगी? आप ठीक है ना? रामेश्वरी जी का चेहरा नीचे था। वे अभी भी सदमे में थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस आवाज को सुना, उनका दिल धक से रह गया। यह आवाज, यह जानी पहचानी सी लगी, कहीं से सुनी हुई लेकिन भूली हुई नहीं। धीरे धीरे उन्होंने अपना सर ऊपर उठाया और उनकी आंखें उस युवक पर टिक गईं। वह युवक डीएम रोहन उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फैल गईं और अनायास उसके मुंह से निकला, माँ, आप यहाँ? उसकी आवाज में आश्चर्य, दर्द और एक गहरी भावुकता थी। रोहन की आंखों में आंसू छलक आए और वह रामेश्वरी जी के करीब आ गया। उसी समय पास खड़े मीडिया कर्मी यह सब देख रहे थे। एक रिपोर्टर जो रोहन जी की बात सुन रहा था, चौंक गया। उसने तुरंत अपना माइक्रोफोन उठाया और कैमरे की ओर मुड़कर बोला, देखिए दर्शकों, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद डीएम साहब की मां सड़क पर भीख मांग रही हैं और मुख्यमंत्री जी इन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। क्या जमाना आ गया है? उसकी बात सुनकर सारी मीडिया टीम उत्तेजित हो गई। कैमरे चमकने लगे, माइक्रोफोन रोहन की ओर बढ़ने लगे। सारे रिपोर्टर्स एक साथ घेर कर खड़े हो गए और सवालों की बौछार कर दी। डीएम साहब, सच्चाई क्या है? आपकी माँ इस हालत में सड़क पर क्यों है? क्या आप उन्हें घर से निकाल चुके हैं? वे भीख मांग रही हैं, यह कैसे?
रोहन हड़बड़ा गया, उसका चेहरा लाल हो गया। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द गले में अटक रहे थे। मीडिया की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कैमरे उनके चेहरे पर फोकस हो रहे थे और सवालों का शोर गूंज रहा था। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, बस करो, चुप रहो, शांत हो जाओ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। सब चौंक गए। यह आवाज और किसी की नहीं, रामेश्वरी जी की थी। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही एक गहरा दर्द। मीडिया कर्मी एकदम दंग रह गए। एक बूढ़ी कमजोर महिला जो खुद सड़क पर थी, अपने बेटे का बचाव कर रही थी। एक रिपोर्टर ने आगे बढ़कर कहा, माँ तो महान होती है, वे कभी अपने बेटे की गलती नहीं लगने देती, चाहे बेटा उन पर कितने ही जुल्म क्यों ना करे। उसकी बात में करुणा थी, लेकिन साथ ही सनसनीखेज अंदाज। दूसरे रिपोर्टर ने माइक्रोफोन रामेश्वरी जी की ओर बढ़ाया। माँ जी, आप चुप क्यों हैं? हम सब आपके साथ हैं, बताइए सच्चाई, हम आपको न्याय दिलाएंगे। डीएम साहब ने आपको घर से निकाला है। कैमरा अब रामेश्वरी जी पर फोकस थे और भीड़ में सन्नाटा छा गया। रामेश्वरी जी की आंखें नम हो गईं। वे बोली, नहीं बेटा, यह तो श्रवण कुमार है। मैं ही माँ के नाम पर कलंक हूँ। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में एक गहरा पछतावा था। वे मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगीं। मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं। तभी रोहन ने आगे बढ़कर रामेश्वरी जी का हाथ पकड़ लिया। उसके आंसू अब बहने लगे थे। वह बोला, माँ, आप इस अवस्था में एक बार तो मुझे बुला लेती, मैं दौड़ा चला आता। उसकी आवाज में दर्द की लहर थी और आंखों में बरसों का दबा हुआ गुस्सा और प्यार मिश्रित था। रामेश्वरी जी ने रोहन का चेहरा देखा, वही मासूम आंखें, वही चेहरा जो वर्षों पहले उन्होंने ठुकरा दिया था। अतीत की यादें उनके मन में तूफान की तरह उठने लगीं। वे सोच रही थीं, कैसे उन्होंने रोहन को कभी अपना नहीं माना, कैसे उसके त्याग को नजरअंदाज किया और कैसे स्वार्थ में उसे घर से बेघर कर दिया। रामेश्वरी जी ने गहरी सांस ली और मीडिया कर्मियों तथा वहां खड़े लोगों की ओर मुड़कर बोली, बेटा सुनो सब, आज मैं अपना अनकहा सच बताती हूँ, शायद इससे मुझे मुक्ति मिले। उनकी आवाज में एक गहरा पछतावा था। वे बताने लगीं, समय की धारा कभी रुकती नहीं, लेकिन वह पुरानी यादों को लाकर दिल को चीर देती है। रामेश्वरी जी की जिंदगी जो बुढ़ापे में बहुओं की क्रूरता और बच्चों की उपेक्षा से भरी थी, उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। एक ऐसी जड़ें जो उनके अपने कर्मों से उपजी थीं। उनकी कहानी सिर्फ एक बूढ़ी माँ की त्रासदी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला की थी जिसने कभी अपने सौतेले बेटे रोहन को अपनाने की कोशिश नहीं की और जिसके स्वार्थ ने एक मासूम बच्चे की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इस कहानी को उसकी शुरुआत से समझते हैं, जहां दर्द और विश्वासघात की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। राम मनोहर जी एक साधारण किसान थे, जिनकी जिंदगी में खुशियां और दुख दोनों ही आते जाते रहे। उनकी पहली पत्नी माया देवी जी से उन्हें एक बेटा हुआ, रोहन। लेकिन किस्मत की मार ऐसी पड़ी कि शादी के महज 4 साल बाद माया देवी जी का स्वर्गवास हो गया। उस समय रोहन सिर्फ 3 साल का था, एक नन्हा सा बच्चा जो अपनी माँ की गोद की गर्माहट को अभी समझ भी नहीं पाया था। राम मनोहर जी टूट गए। घर में एक छोटा बच्चा, खेती बाड़ी का बोझ और दिल का अकेलापन, सब कुछ उन्हें घेर रहा था। गांव के बुजुर्गों और रिश्तेदारों ने उन्हें समझाया, राम मनोहर, रोहन को एक माँ की जरूरत है, दोबारा शादी कर लो। राम मनोहर जी ने उनकी बात मानी और रामेश्वरी जी से शादी कर ली। वे रामेश्वरी जी को घर लाए थे रोहन की माँ बनाकर, ताकि बच्चे को माँ का प्यार मिले और घर फिर से खुशियों से गूंजे। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी खेल खेला। रामेश्वरी जी घर आईं, लेकिन उनका दिल रोहन के लिए कभी नहीं पसीजा। उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में नहीं लिया, कभी उसकी मासूम आंखों में माँ का प्यार नहीं झलकाया। रोहन, जो अपनी असली माँ की याद में तड़पता था,
कभी कभी रामेश्वरी जी के पास आता और कांपती आवाज में मामा कहकर उनकी साड़ी पकड़ लेता, लेकिन रामेश्वरी जी का चेहरा सख्त हो जाता। वे उसे झिड़क कर दूर कर देती। जा अपनी दादी के पास जा, मुझे मत छू। उनके शब्द रोहन के नन्हे दिल को चुभते थे, लेकिन वह क्या करता। वह चुपचाप अपनी बूढ़ी दादी की गोद में जाकर छिप जाता। दादी राम मनोहर जी की माँ रोहन की सच्ची सहारा बनी। वे उसे अपनी कहानियां सुनाती, उसे खिलाती और रात को अपनी छाती से लगाकर सुलाती। रोहन दादी की छत्रछाया में बड़ा होने लगा, लेकिन उसके मन में माँ की कमी हमेशा एक टीस बनकर रह गई। समय बीतता गया। रामेश्वरी जी के भी 2 बच्चे हुए, 2 बेटे कौशल और सुरेश और एक बेटी स्वाति। अब रामेश्वरी जी अपनी दुनिया में मस्त हो गईं। उनके लिए रोहन एक अनचाहा बोझ था, एक सौतेला बेटा जो उनके अपने बच्चों की खुशियों में बाधा लगता था। वे अपने बच्चों को लाड़ प्यार से पालती, उन्हें अच्छा खाना देती, अच्छे कपड़े पहनाती, लेकिन रोहन को हमेशा अलग रखती। रोहन जो अब 8 साल का हो चुका था, अपने पिता की खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। सुबह उठकर खेतों में काम करता, पानी देता, फसल काटता और शाम को घर लौटकर अपनी पढ़ाई करता। वह स्कूल जाता, किताबें पढ़ता और सपने देखता एक दिन बड़ा होकर अपने परिवार की मदद करेगा। लेकिन किस्मत ने फिर से करवट ली। जब रोहन 10 साल का हुआ, राम मनोहर जी का अचानक स्वर्गवास हो गया। घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राम मनोहर जी ने मरने से पहले रोहन से वचन लिया था, बेटा अपनी माँ, भाइयों और बहन का ख्याल रखना। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भरी। लेकिन दुख यहाँ खत्म नहीं हुआ। 2 महीने बाद दादी भी चल बसी। अब रोहन बिल्कुल अकेला रह गया। घर में रामेश्वरी जी और उनके 3 बच्चे थे, लेकिन रोहन के लिए वह घर अब एक खाली जगह बन चुका था। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। खेती छोटी थी और रामेश्वरी जी उसे उगाई या बटाई पर देना चाहती थीं। रोहन ने सोचा, अगर मैं यहाँ रहा तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। उसके दोनों छोटे भाई और बहन बड़े हो रहे थे और पिता का वचन उसके मन में गूंज रहा था। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। रोहन का दिल कांपता था, लेकिन रामेश्वरी जी को तो रोहन की मौजूदगी पहले से ही नागवार गुजरती थी। वे यही चाहती थी कि रोहन घर छोड़कर चला जाए, ताकि सारी जमीन जायदाद उनके अपने बच्चों के नाम हो। उन्होंने रोहन से एक बार भी नहीं कहा, बेटा रुक जा, हम साथ मिलकर सब संभाल लेंगे। उल्टा उनके ताने और ठंडे व्यवहार ने रोहन को घर से दूर जाने पर मजबूर कर दिया। रोहन ने गांव छोड़ा और दिल्ली की ओर रुख किया। उसकी उम्र छोटी थी, कोई काम नहीं मिलता। वह भूखा प्यासा सड़कों पर भटकता रहता, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। दिल्ली के एक मॉल के सामने एक चाय की दुकान पर मालिक की नजर उस पर पड़ी। मालिक एक दयालु इंसान रोहन की मासूमियत और कमजोरी देखकर पसीज गया। बेटा यहाँ काम कर लो, उसने कहा। रोहन ने सिर झुकाकर हामी भरी। अब वह सुबह से शाम तक चाय बनाता, परोसता और दुकान संभालता। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने मालिक का दिल जीत लिया। रोहन की कमाई शुरू हुई। वह जितने भी पैसे कमाता, उनमें से थोड़े से अपने खर्च के लिए निकालता और बाकी रामेश्वरी जी के नाम पर मनी ऑर्डर कर देता। वह सोचता, माँ को पैसे मिलेंगे तो भाई बहन की पढ़ाई और घर का खर्च चलेगा। वह खुद कम खाता, सस्ते कपड़े पहनता और छोटी छोटी खुशियां त्यागता, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे भेज सके। उसकी मेहनत रंग लाई। थोड़े ही समय में वह काम में माहिर हो गया। दुकान चलने लगी, कमाई बढ़ी। दिल्ली में रहते रहते 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में रोहन ने कभी अपनी तकलीफ नहीं बताई, बस परिवार की खुशी के लिए जीता रहा। लेकिन अब उसका मन गांव की ओर खिंचने लगा। भाई बहनों की याद, माँ की सूरत, सब कुछ उसे सताने लगा। चलो गांव जाकर मिल आऊं, उसने सोचा। खुशी खुशी वह गांव लौटा, मन में उम्मीद की रामेश्वरी जी उसे गले लगा लेंगी, कहेंगी बेटा तू आ गया। लेकिन घर पहुंचते ही नजारा कुछ और था। रामेश्वरी जी ने उसे देखा
और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा अगर रोहन वापस आ गया तो जमीन जायदाद में उसका हिस्सा देना पड़ेगा। उनके अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगेगा। वे चीख कर बोली, अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं, गांव में भी कोई नहीं है तुम्हारा, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। उनके शब्द तीर की तरह रोहन के दिल में लगे। रोहन उनके पैरों में गिर पड़ा, रोते हुए गिड़गिड़ाया, माँ ऐसा मत करो, मेरा परिवार मुझसे मत छीनो, आप ही तो मेरा सब कुछ हो। लेकिन रामेश्वरी जी का दिल पत्थर का था। उन्होंने कभी रोहन को अपना बेटा नहीं माना था और अब स्वार्थ ने उन्हें और कठोर बना दिया। उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए, उसे घर से बाहर निकाल दिया। रोहन रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन रामेश्वरी जी ने एक ना सुनी। आखिरकार रोहन टूटकर गांव से लौट आया। दिल्ली की उस चाय की दुकान पर उस दिन रामेश्वरी जी ने रोहन की सारी मेहनत, त्याग और तपस्या पर पानी फेर दिया। श्राद्ध के विषुभूत होकर उन्होंने एक मासूम बेटे को घर से बेघर कर दिया और उसका दिल हमेशा के लिए तोड़ दिया। रोहन की यह कहानी रामेश्वरी जी की जिंदगी का एक काला अध्याय थी। लेकिन दिल्ली में रोहन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। दिल्ली शहर की चमचमाती सड़कों के बीच एक भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा था। ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि एक परिवार की अनगिनत यादों का खजाना था, जहां हर कोना खुशियों और संघर्षों की कहानियां समेटे हुए था। कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने व्यस्त सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां सुबह शाम शहर की भागदौड़ में थके लोग चाय की चुस्कियों के साथ अपनी जिंदगी की बातें साझा करते थे। दोस्तों, इसी चाय की दुकान पर एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ एक परिवार की किस्मत बदल दी, बल्कि एक मासूम बच्चे की सच्चाई ने सबके दिलों को गहराई से छू लिया और सिखाया कि ईमानदारी की ताकत किसी भी लालच से ऊपर होती है। मुंबई के इस व्यस्त इलाके में एक बेहद सफल और अमीर व्यापारी रहता था, जिसका नाम था राजेश कुमार। राजेश कुमार की कड़ी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता ने उन्हें शहर में एक बड़ा नाम दिया था। उनके पास कई कारोबार थे, होटल चेन, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और सबसे खास वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसकी नींव उन्होंने अपने पसीने की कमाई से रखी थी। ये कॉम्प्लेक्स उनके लिए सिर्फ एक व्यापारिक संपत्ति नहीं था, बल्कि उनका जीवन भर का सपना था। एक ऐसा प्रतीक जो उनकी मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति और परिवार के प्रति समर्पण को दर्शाता था। राजेश कुमार ने कभी छोटे छोटे कामों से शुरुआत की थी, लेकिन उनकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके 3 बच्चे थे, 2 बच्चे अजय और विजय तथा एक बेटी प्रिया। बचपन में ये तीनों भाई बहन एक दूसरे के साथ अटूट बंधन में बंधे थे। वे साथ खेलते, हंसते, खिलखिलाते और एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते। राजेश कुमार ने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया था कि परिवार की एकता सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें जीवन भर साथ रहकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वे कहते थे, बच्चों, दुनिया की हर मुश्किल से लड़ने का हथियार है आपका आपसी प्यार। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बच्चे बड़े हुए और उनकी जिंदगियां नए रंगों से भर गईं। अजय और विजय की शादियां हो गईं और वे अपनी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। प्रिया की शादी भी एक नेक दिल, मेहनती और समझदार युवक अरुण से हुई, जिसका खुद का फलता फूलता कारोबार था, एक सफल सॉफ्टवेयर कंपनी। प्रिया और अरुण की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल थी। अरुण हमेशा प्रिया की हर छोटी बड़ी इच्छा का ख्याल रखता और वे दोनों साथ मिलकर सपने बुनते। दूसरी ओर अजय और विजय अपने पिता के कारोबारों में हाथ बटाने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच छोटी छोटी असहमतियां उभरने लगीं। राजेश कुमार का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा था। यह मुंबई की शान बन चुका था, जहां हजारों लोग रोजाना खरीदारी करते और इससे होने वाली कमाई परिवार के लिए गर्व का विषय थी। कॉम्प्लेक्स में फैशन स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और मनोरंजन के साधन सब कुछ था, जो इसे शहर का सबसे पसंदीदा स्पॉट बनाता था। शादी के कुछ सालों बाद अजय और विजय के बीच की छोटी मोटी नोकझोंक गंभीर मतभेदों में बदल गई।
पहले तो ये सिर्फ व्यापारिक निर्णयों पर बहस होती थी, लेकिन जल्द ही यह व्यक्तिगत हो गई। दोनों भाई एक दूसरे से बातचीत बंद कर चुके थे और घर में तनाव का माहौल रहता। राजेश कुमार ने कई बार कोशिश की। उन्होंने परिवार की मीटिंग्स बुलाई, पुरानी यादों को ताजा किया और उन्हें समझाया कि एकता में ही शक्ति है, अलगाव में सिर्फ कमजोरी। लेकिन दोनों भाई अपनी जिद पर अड़े रहे और उनकी असहमतियां बढ़ती गईं। एक दिन दोनों ने अपने पिता के सामने एक ऐसी मांग रखी जो राजेश कुमार के दिल को चीर गई। उन्होंने कहा, पापा अब हमें अलग होना है। आप अपनी सारी संपत्ति और कारोबारों का बंटवारा कर दीजिए। हम अपनी अपनी राह चुनेंगे और आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिए। यह सुनकर राजेश कुमार स्तब्ध रह गए। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे अपने कमरे में जाकर अकेले में फूट फूट कर रोए और पुराने दिनों को याद किया, जब बच्चे छोटे थे और घर खुशियों से गूंजता था। उन्होंने फिर से बच्चों को एकजुट रहने की सलाह दी, लेकिन जब कोई नहीं माना तो मजबूरी में बंटवारे का फैसला करना पड़ा। राजेश कुमार ने अपनी बेटी प्रिया और दामाद अरुण को भी बुलाया। उन्होंने सारी संपत्ति, होटल, रियल एस्टेट और अन्य कारोबार को तीनों बच्चों में बराबर बांट दिया। लेकिन उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को, जो उनके दिल के सबसे करीब था, उन्होंने प्रिया के नाम कर दिया। राजेश कुमार ने प्रिया से कहा, बेटा, ये कॉम्प्लेक्स मैंने अपनी जिंदगी की सारी मेहनत से बनाया है। यह मेरी आखिरी निशानी है और मैं चाहता हूँ कि यह तुम्हारे पास रहे। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा हक भी उतना ही है जितना तुम्हारे भाइयों का। प्रिया ने पहले तो मना किया, बोली, पापा इसे भाइयों को ही दे दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरुण अच्छा कमाता है। लेकिन राजेश कुमार ने प्यार से समझाया, नहीं बेटी, जीवन अनिश्चित है। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी किसी पर निर्भर रहो। यह कॉम्प्लेक्स तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा और मेरी यादों को जिंदा रखेगा। आखिरकार प्रिया ने अपने पिता की बात मान ली। कॉम्प्लेक्स उसके नाम हो गया, जबकि बाकी संपत्ति अजय और विजय में बराबर बांट दी गई। इस बंटवारे से अजय का मन बुरी तरह खट्टा हो गया। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कॉम्प्लेक्स प्रिया के नाम हो गया, क्योंकि यह हर महीने करोड़ों की कमाई कराता था और अजय की नजरें उस पर टिकी थी। बाहर से तो उसने प्रिया से कहा, बहन, ये कॉम्प्लेक्स तुम्हारे पास होना ही चाहिए। आखिर तुम हमारी बहन हो और भविष्य में पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। लेकिन मन ही मन वह इसे हथियाने की साजिश रचने लगा। प्रिया ने अपने बड़े भाई पर भरोसा करते हुए कहा, भैया, अभी आप ही इस कॉम्प्लेक्स को संभालिए। जो भी कमाई होगी उसे मेरे या पापा के पास रख दीजिएगा, मैं बाद में ले लूंगी। यह प्रिया का भरोसा अजय के लिए सुनहरा अवसर साबित हुआ। उसने कॉम्प्लेक्स को अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने अकाउंट्स में हेरफेर करना शुरू किया, खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और कमाई को कम बताने लगा। वह प्रिया को बताता, बहन, अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर शिफ्ट हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स में ग्राहक घट रहे हैं और रखरखाव का खर्चा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। बंटवारे के कुछ महीनों बाद राजेश कुमार का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके जाने से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन प्रिया का दिल सबसे ज्यादा टूटा। वो कॉम्प्लेक्स जो उसके पिता की आखिरी निशानी था, अब उसके लिए और भी मूल्यवान हो गया। वह रात रात भर जागकर पिता की यादों में खो जाती, लेकिन अजय ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया और प्रिया को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह घाटे में चल रहा है। वह कहता, बहन, कॉम्प्लेक्स अब मुश्किल से 10-15 हजार रुपए महीने कमा रहा है। स्टाफ की सैलरी निकालना भी चुनौती बन गया है। प्रिया, जो अरुण के साथ दूसरे शहर में रहती थी और जहां उनका अपना खुशहाल जीवन था, को इन बातों पर यकीन हो गया। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अंदर ही अंदर वह पिता की निशानी को खोने के डर से परेशान रहती। समय गुजरता गया। अजय ने कॉम्प्लेक्स को इतने घाटे में दिखाया कि
प्रिया को लगने लगा कि इसे बेच देना ही बेहतर होगा। 1 साल बाद अजय ने प्रिया से कहा, बहन अब इस कॉम्प्लेक्स को बेच देना चाहिए। यह तो उल्टा हमें कर्ज में डुबो रहा है। रखरखाव का बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रिया ने इस बारे में अरुण से चर्चा की। अरुण, जो हमेशा प्रिया की खुशी का ख्याल रखता था, ने भी यही सलाह दी। प्रिया अगर ये घाटे में है तो बेच देना ही ठीक रहेगा, वरना हम पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। प्रिया का दिल तो नहीं मान रहा था। वह पिता की मेहनत को याद कर रो पड़ती, लेकिन मजबूरी में उसने हामी भर दी। एक दिन प्रिया और अरुण कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचे। वहां एक खरीदार के साथ डील फाइनल होने वाली थी, जिसे अजय लेकर आने वाला था। इंतजार में वे कॉम्प्लेक्स के सामने वाली चाय की दुकान पर बैठ गए। प्रिया की नजर अपने पिता के बनाए उस पब कॉम्प्लेक्स पर पड़ी, जहां लोग अब भी खरीदारी में व्यस्त दिख रहे थे। उसकी आंखें भर आईं और वह सिसक सक कर रोने लगी। अरुण ने उसे चुप कराने की कोशिश की। बोला, प्रिया मजबूत बनो, यह फैसला सही है। तभी उस चाय की दुकान पर काम करने वाला रोहन, जो महज 12 साल का था, उनकी बातें सुन रहा था। रोहन रोज कॉम्प्लेक्स में चाय पानी पहुंचाता था और उसे अंदर की सारी हकीकत पता थी। वह चुपके से प्रिया के पास आया और बोला, दीदी अगर आप मेरी बात सुनेंगी तो आपको ये कॉम्प्लेक्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिया और अरुण हैरान रह गए। अरुण ने हल्के से डांटते हुए कहा, बेटा ये बड़े लोगों की बातें हैं, तुम जाओ अपनी चाय बनाओ। लेकिन प्रिया ने उसे रोका। उसका दिल कह रहा था कि इस बच्चे में कुछ खास है। उसने पूछा, बेटा तुम क्या कहना चाहते हो, खुलकर बताओ। रोहन ने मासूमियत से बताया, दीदी आपका कॉम्प्लेक्स घाटे में नहीं है। मैं रोज यहाँ चाय पहुँचाता हूँ। मैं देखता हूँ कि हर दिन हजारों ग्राहक आते हैं, सामान खरीदते हैं और अपनी कारों में भरकर ले जाते हैं। पार्किंग हमेशा भरी रहती है और स्टोर्स में भीड़ लगी रहती है। कोई घाटा नहीं है। शायद कोई मैनेजर या कर्मचारी गड़बड़ कर रहा है, पैसों की हेरा फेरी कर रहा हो। रोहन की बात सुनकर प्रिया और अरुण को शक हुआ। प्रिया ने तुरंत फैसला किया कि वह इस मामले की तह तक जाएगी। उसने अजय को फोन किया और कहा, भैया हम अब कॉम्प्लेक्स नहीं बेचेंगे, कुछ दिन घाटा सह लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। अजय ने विरोध किया, बहाने बनाए, लेकिन प्रिया ने उसकी एक ना सुनी। प्रिया और अरुण ने पास के एक होटल में कमरा लिया और गुप्त रूप से कॉम्प्लेक्स पर नजर रखना शुरू किया। रोहन की मदद से उन्हें पता चला कि कॉम्प्लेक्स की सारी कमाई अजय अपने पास रख रहा था। उसने एक फर्जी खरीदार का इंतजाम किया था, जो दरअसल उसका ही विश्वास पात्र था। अजय की योजना थी कि कॉम्प्लेक्स को सस्ते दाम में बिचवाकर वह खुद इसे खरीद ले और प्रिया को कुछ ना मिले। प्रिया को अपने भाई के इस धोखेबाज चाल का पता चल गया और उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने अजय से कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि परिवार में और दरार पड़े। इसके बजाय उसने और अरुण ने एक भरोसेमंद व्यक्ति को कॉम्प्लेक्स का नया मैनेजर नियुक्त किया और उसे सारी जिम्मेदारी सौंप दी। प्रिया ने अजय से कहा, भैया अब आप इस कॉम्प्लेक्स की चिंता ना करें, अरुण ने अपना आदमी लगा दिया है, हम इसे खुद संभाल लेंगे। अजय को समझ आ गया कि उसकी चाल पकड़ी गई है। उसका सिर शर्म से झुक गया और वह चुपचाप हट गया। प्रिया और अरुण ने रोहन को शुक्रिया अदा करने का फैसला किया। वे चाय की दुकान पर गए, लेकिन रोहन वहां नहीं था। दुकान वाले ने बताया कि रोहन की तबीयत खराब है और सरकारी अस्पताल गया है। प्रिया और अरुण रोहन के मलिन बस्ती की टूटी फूटी झोपड़ी नुमा घर पहुंचे, जहां गरीबी साफ झलक रही थी। एक कमरे का घर जहां रोहन रहता था। वहां से वे अस्पताल गए और रोहन को मिले। रोहन ने बताया कि उसको पीलिया है, एक तरह का इन्फेक्शन जो ठीक नहीं हो रहा। पैसे की कमी के कारण अच्छी दवाइयां और ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। प्रिया और अरुण का दिल पसीज गया। उन्होंने सोचा कि जिस बच्चे ने उनके पिता की निशानी बचाई, उसे वे एक बेहतर जीवन देंगे। उन्होंने रोहन को शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। साथ ही रोहन के घर में 1 महीने का राशन, कपड़े और जरूरी सामान भरवाया। प्रिया ने रोहन से कहा, बेटा अब तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो,
हम तुम्हारे परिवार की देखभाल करेंगे। रोहन ने पहले तो मना किया, बोला दीदी मैंने तो बस सच्चाई बताई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन प्रिया ने उसे समझाया, बेटा तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, अब मेरी बारी है। ये इंसानियत का फर्ज है और मैं इसे निभाऊंगी। समय बीता, रोहन ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। रोहन जो पहले से ही पढ़ने में बहुत तेज और होनहार लड़का था, प्रिया आज भी कॉम्प्लेक्स की कमाई से रोहन की पढ़ाई, किताबें और अन्य खर्चे उठाती हैं। रोहन जैसे मासूम बच्चे की सच्चाई ने प्रिया को न सिर्फ अपने पिता की कीमती निशानी बचाने में मदद की, बल्कि परिवार को पूरी तरह टूटने से भी बचा लिया। दूसरी ओर अजय की चाल सबके सामने आ गई और लोग उसे परिवार के लिए कलंक मानने लगे। वह अब अकेलेपन में अपनी गलती पर पछताता है। रोहन अब बड़ा हो गया, लेकिन वह हमेशा प्रिया को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है और प्रिया ने उसे दिल्ली के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट से आईएएस की कोचिंग करवाई। रोहन मात्र अपने दूसरे प्रयास में ही सफल हो गया और वह एक होनहार आईएएस अफसर बना। प्रिया और रोहन की यह कहानी आज भी दिल्ली की गलियों और चाय की दुकानों में गूंजती है और हमें सिखाती है कि सच्चाई और इंसानियत की ताकत किसी भी लालच या साजिश से बड़ी होती है। जीवन में कभी कभी एक छोटी सी ईमानदार आवाज पूरी दुनिया बदल सकती है। रामेश्वरी जी की अतीत की बात सुनकर सड़क पर जैसे सन्नाटा पसर गया, लेकिन तभी डीएम रोहन जी कांपते हुए पीछे हटे और धीमी आवाज में बुदबुदाए, माँ आप इस हाल में। रामेश्वरी जी की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। वह हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, रोहन मेरा बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज ईश्वर ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी। उनकी आवाज कांप रही थी और हर शब्द में पश्चाताप की आग झलक रही थी। भीड़ सन्न रह गई, लेकिन रोहन की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और करुणा थी। उन्होंने भीड़ की ओर देखा और फिर अपनी माँ की ओर। वह धीरे से उनके पास गए, उनके कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, माँ के हाथ माफी मांगने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। यह कहते हुए रोहन ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था, जैसे सालों का बोझ हल्का हो गया हो। रोहन ने अपने पिता को वचन दिया था कि वह एक दिन अपने परिवार को जोड़ेगा और अपनी माँ को वह सम्मान दिलाएगा जिसकी वह हकदार थी। उस दिन सड़क पर खड़े हर शख्स की आंखें नम थीं। रोहन ने अपनी माँ को अपनी गाड़ी में बिठाया और खुशी खुशी अपने घर ले गए। वहां मौजूद लोग और मीडिया कर्मी इस मार्मिक दृश्य को देखकर तालियां बजाने लगे। यह पल न केवल रोहन और रामेश्वरी जी के लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गया जो अपने परिवार को जोड़ने की ताकत रखता है। रामेश्वरी जी को अपने किए पर गहरा पछतावा था। वह बार बार ईश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांग रही थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उन्होंने घर से निकाला, वही बेटा एक दिन उनकी जिंदगी का सहारा बनेगा। रोहन ने न केवल अपनी माँ को अपने घर में जगह दी, बल्कि अपने दोनों भाइयों कौशल और सुरेश और उनकी पत्नियों रजनी और कामनी को कानून के जरिए सजा दिलाई। दोनों बहुओं ने रामेश्वरी जी के साथ दुर्व्यवहार किया था और उन्हें घर से निकाल दिया था। रोहन ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उनकी हरकतों को अदालत के सामने लाया और उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली। यह घटना शहर में चर्चा का विषय बन गई। अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में रोहन और रामेश्वरी जी की कहानी थी। डीएम साहब ने मां को गले लगाकर जीता सबका दिल, एक बेटे ने निभाया पिता का वचन। ऐसी हेडलाइंस हर ओर छाई थी। सोशल मीडिया पर लोग रोहन की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे। कोई उनकी ममता की तारीफ कर रहा था तो कोई उनकी कर्तव्यनिष्ठा की। रामेश्वरी जी अब अपने बेटे के घर में सम्मान के साथ रह रही थीं। वह हर दिन रोहन को दुआएं देती और कहती, बेटा तूने मुझे नया जीवन दिया, ईश्वर तुझे हमेशा खुश रखे। यह कहानी एक माँ के पश्चाताप, एक बेटे की ममता और समाज की सच्चाई को दर्शाती है। रामेश्वरी जी ने अपने बेटे के साथ गलत किया,
लेकिन रोहन ने अपने दिल में नफरत को जगह नहीं दी। उसने माँ को माफ किया और उन्हें वह सम्मान दिया जो एक माँ का हक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन माफी और प्यार ही परिवार को जोड़ता है। समाज में बुजुर्गों की इज्जत और उनकी देखभाल हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।